Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 237, 239 and 240 and 234. ओके, ये सारे छोटे छोटे सेक्शंस है, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ ही मर्ज कर दिया है इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 237 से, जो कि है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो दो कंपनीज का अमालगमेशन करवा सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी उससे कुछ पब्लिक का बेनिफिट है, देन वो करा सकती है अमालगमेशन किसी भी दो कंपनीज का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सब सेक्शन 1 से, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ एसेंशियल, यानी ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दैट दो या दो से ज़्यादा कंपनीज का अमालगमेट होना। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? बाय ऑर्डर नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। ओके, ऑफिशियल गैजेट में एक ऑर्डर नोटिफाई करेगी, प्रोवाइड फॉर द अमालगमेशन ऑफ दोज कंपनीज इनटू अ सिंगल कंपनी, यानी वो दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो है उनको एक सिंगल कंपनी में अमालगमेट हो जाएगी। बट क्या होना चाहिए? वो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए विथ सच कॉन्स्टिट्यूशन, विथ सच प्रॉपर्टी, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज़, प्रिविलेजेस एंड विथ सच लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जो भी ऑर्डर में ये सब लिखे हुए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग अमालगमेशन हो जाएगा। ओके, उन दो या दो से ज़्यादा कंपनीज़ का इन द पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 2, जिसमें दे रखा है कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। ओके, ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है? जो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें ट्रांसफरर कंपनी अमालगमेट हो जाती है। ओके, तो इसमें कहा गया बेसिकली द ऑर्डर मे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होगी ट्रांसफरर कंपनी में, तो वो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेगी ट्रांसफरी कंपनी में। ओके, यानी आने वाले टाइम में, बिकॉज ट्रांसफरर कंपनी क्या कर रही है? ट्रांसफरी कंपनी के अंदर अमालगमेट हो रही है, तो उस केस में जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स ट्रांसफरर कंपनी के केस में है, यानी उसके अगेंस्ट जो भी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है, वो सारी कंटिन्यूएशन रहेगी किस पे? ट्रांसफरी कंपनी में। ओके, यानी उसको ख़त्म नहीं कर सकते हम। तो क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी of any legal proceedings pending by or against any transferor company. Okay, and such consequential, incidental, supplemental provisions as may in the opinion of the central government be necessary to give effect to the amalgamation. Okay, सिंपल सी बात वही कह गई है कि जो legal proceedings है वो continue रहेगी। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 3, जिसमें दे रखा है सेम इंटरेस्ट, राइट्स और कंपेंसेशन। इसका क्या मतलब है? जो भी कंपनी के मेंबर थे, यानी जो ट्रांसफरर कंपनी के जो भी मेंबर थे, ओके, या क्रेडिटर थे, या फिर इंक्लूडिंग डिवेंचर होल्डर जो भी थे, इन ईच ऑफ अ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी? जो अमालगमेट होने जा रही है ट्रांसफरी कंपनी में। ओके, तो वो उनके जो भी मेंबर, क्रेडिटर, जो भी डिवेंचर होल्डर्स थे, बिफोर द अमालगमेशन सेम इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए या राइट मिलना चाहिए अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी एज ही हैड इन द कंपनी ऑफ विच ही वॉज ओरिजिनली अ मेंबर और क्रेडिटर। ओके, यानी जो उनका जैसे क्रेडिटर है, उन्होंने जो पैसा दे रखा था उनको, वो जो जितना पैसा था उतना का उतना उन्हें मिलना चाहिए। जो मेंबर के राइट्स थे वो के वो मिलने चाहिए। बट आपने अमालगमेशन के केस में सुना होगा काफ़ी बार कि उसमें क्या होता है, जो 3 शेयर होल्डर्स थे उनको 1 शेयर मिला, या 5 थे उनको 3 शेयर मिले। ओके, इन ट्रांसफरी कंपनी। ओके, तो उस केस में क्या होगा? ये तो था अगर राइट्स उनको एज इट इज़ मिलते हैं तो। ओके, बट इन केस इंटरेस्ट या राइट मेंबर के या क्रेडिटर के अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी आर लेस, यानी पहले जो राइट थे उनके उससे कम राइट मिलते हैं उनको अगेंस्ट ट्रांसफरी कंपनी, देन उनको क्या मिलना चाहिए? कंपेंसेशन मिलेगा, यानी वो एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन होंगे टू डेट एक्सटेंट विच शैल बी असेस्ड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ओके, यानी कोई भी अथॉरिटी जो कि प्रेस्क्राइब की गई है इन दिस बिहाफ, वो क्या करेगी? चेक करेगी कि कितना उन्हें कंपेंसेशन मिलना चाहिए, तो उस एक्सटेंट तक का उनको कंपेंसेशन मिलेगा अगर उनका राइट अफेक्ट हो रहा है या फिर इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। ओके, एंड एवरी सच असेसमेंट शैल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट, यानी ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होगा। ओके, एंड जो भी कंपेंसेशन है
सो असेस शैल बी पेड टू द मेंबर या फिर क्रेडिटर कंसर्न बाय द ट्रांसफरी कंपनी, यानी जो भी कंपेंसेशन वो डिसाइड करेंगे, वो अथॉरिटी जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, वो जो भी कंपेंसेशन डिसाइड करेगी, वो कंपेंसेशन पे कौन करेगा, मेंबर को या क्रेडिटर को, ट्रांसफरी कंपनी। ओके, अब ये ट्रांसफरर कंपनी क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी होता है, मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, तो आपने वो नहीं देखी है तो वो चेक कर लेना। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4, जिसमें दे रखा है अपील बाय एग्रीव्ड पर्सन ऑन असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन। ओके, इसमें बेसिकली क्या दे रखा है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी कंपेंसेशन ऑफ, जो कहाँ कंपेंसेशन असेस किया गया था, सब सेक्शन 3 में। ओके, जो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब की गई थी इन दिस बिहाफ, उसने जो कंपेंसेशन असेस किया था, अगर वो पर्सन जो है उससे खुश नहीं है, देन वो क्या करेगा, विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच असेसमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी जैसे ही वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन हो जाएगा उसका, उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर अपील करेगा किसको, ट्रिब्यूनल को, एंड देयर अपॉन द असेसमेंट ऑफ द कंपेंसेशन शैल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, असेसमेंट करेगा और चेक करेगा कि वो जो कंपेंसेशन मिला था वो सही है या फिर इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। ओके, तो उस केस में वो ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा वो पर्टिकुलर केस। ओके, नेक्स्ट इज सबसेक्शन 5, जिसमें दे रखा है रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर। इसमें दे रखा है ये जो ऑर्डर है किस चीज़ का, अमालगमेशन का, तो वो कब पास होगा। ओके, तो उसको पास करने के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए। पहली, अ कॉपी ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर हैज़ बीन सेंट इन ड्राफ्ट टू ईच ऑफ द कंपनीज कंसर्न, यानी जो कंपनीज है जिनका हम अमालगमेशन करा रहे हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अमालगमेशन करवा रही है इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो भी कंपनीज हैं उनको एक कॉपी ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर जाएगा, वो भी ड्राफ्ट में, टू ईच कंपनीज जो भी कंसर्न है। ओके, जिन जिन कंपनीज का हम अमालगमेशन करवा रहे हैं उन कंपनीज को कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द टाइम फॉर प्रेफरिंग एन अपील अंडर सबसेक्शन 4 हैज़ एक्सपायर्ड, or where any such appeal has been preferred, the appeal has been finally disposed of। okay, यानी जो सबसेक्शन 4 में अपील करता है वो पर्सन, एग्रीड पर्सन जो भी अपील करता है ट्रिब्यूनल को कि उसको जो कंपेंसेशन मिला वो इनफ नहीं है, यानी उसको उससे ज़्यादा कंपेंसेशन चाहिए, तो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल को अपील करता है कि वो असेसमेंट करे और चेक करे कि मेरा जो कंपेंसेशन है वो सही है या नहीं है। तो वो अगर अपील एक्सपायर हो गई है उसके बाद ही ऑर्डर जाएगा, या फिर वेयर एनी सच अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, अपील जब तक फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होती तब तक ऑर्डर नहीं जा सकता। ओके, यानी जब डिस्पोज हो जाएगी या एक्सपायर हो जाएगी वो अपील, देन हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर को। लास्ट कंडीशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन लिमिट ऑफ मिनिमम 2 months टू ईच ऑफ द कंपनीज फॉर सेंडिंग देयर मॉडिफिकेशंस और ड्राफ्ट ऑर्डर। ओके, यानी जो भी ड्राफ्ट पहले भेजा था, यानी कॉपी ऑफ प्रपोज्ड ऑर्डर हैज़ बीन सेंट इन ड्राफ्ट, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, उसमें जो भी ड्राफ्ट सेंड किया था ईच कंपनीज जो भी अमालगमेशन होने वाली है, तो उसको उनको भी टाइम दिया जाएगा कि उनको अगर कुछ मॉडिफिकेशंस लगता है उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट ऑर्डर में, तो उनको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, तब तक वो कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो वो सेंड कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर दे। ओके, तो ये सिंपल सा पॉइंट है, सबसेक्शन है 5। ओके, नेक्स्ट इज सबसेक्शन 6, जिसमें दे रखा है कॉपीज टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। ओके, यानी जो भी कॉपीज़ है एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में जो भी ऑर्डर्स आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो एज सून एज मे बी आफ्टर इट हैज़ बीन मेड, कहाँ जाएंगे वो, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, दोनों हाउस में वो जो ऑर्डर है वो जाएंगे, यानी उनके बिफोर रखे जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 239 जो कि है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। इसमें एक छोटा सा सेक्शन है ये, इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसमें बेसिकली दे रखा है कि जो भी बुक्स एंड पेपर्स हैं कौन सी कंपनी के जो अमालगमेट हो चुके हैं किसी और कंपनी में, या फिर जिसके शेयर्स जो है वो एक्वायर कर लिए हैं किसी अनदर कंपनी ने अंडर दिस चैप्टर। ओके, तो उसको डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करना है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो बुक्स एंड पेपर्स है उसको डिस्पोज नहीं कर सकती विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिफोर ग्रांटिंग सच परमिशन, यानी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे सकती, मतलब दे देती, तब तक हम डिस्पोज्ड ऑफ नहीं कर सकते हमारे बुक्स एंड पेपर्स, भले ही वो काम के नहीं है अब, बिकॉज हमारी कंपनी किसी और कंपनी में जाके अमालगमेट हो गई है,
या फिर हमारी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो एक्वायर कर लिए किसी और कंपनी ने, फिर भी हमें क्या करना है, अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर डिस्पोजिंग बुक्स एंड पेपर्स। ओके, डेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन टू एग्जामिन द बुक्स एंड पेपर्स और एनी ऑफ देम, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो एग्जामिन करेगा वो बुक्स एंड पेपर्स या फिर और भी कुछ जो भी चीज़ें हैं। और किस पर्पस के लिए, टू एसरटेन वेदर दे कंटेन एनी एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कोई एविडेंस तो नहीं है उसमें किसी ऑफेंस का, इन कनेक्शन विद द प्रमोशन और फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, या फिर ट्रांसफर कंपनी, या फिर अमालगमेशन और एक्विजिशन ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी किसी भी तरह का ऑफेंस तो नहीं है इन पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड उस पर्टिकुलर बुक्स एंड पेपर्स में। अगर ऐसा है तो फिर वो डिस्पोज करने से मना कर देगी, परमिशन नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी किसी भी तरह का ऑफेंस नहीं है उस पर्टिकुलर बुक्स एंड पेपर्स में, किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि कुछ मतलब ऑफेंस हुआ है कंपनी में, तो उस केस में परमिशन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 240 जिसमें दे रखा है लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर या फिर अमालगमेशन। ओके, यानी मर्जर या फिर अमालगमेशन होने के पहले जो भी ऑफिसर्स रह चुके हैं कंपनी में उनकी क्या लाइबिलिटी रहेगी। ओके, तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लाइबिलिटी रहेगा, यानी जो अमालगमेशन हो चुका है अगर पहले का कोई भी लाइबिलिटी है तो उसमें किसी भी तरह का अगर ऑफिसर डिफ़ॉल्ट में है तो उसको लाइबल रखा जाएगा, यानी वो जिम्मेदार होगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए या फिर किसी भी तरह का फ्रॉड अगर उसने किया है तो उसके लिए। ओके, तो एक बार रीड करते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ, यानी और कोई भी हो लॉ उसके डेस्पाइट ये लॉ काम करेगा, यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट है बेसिकली कह सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में कोई भी तरह का उसने ऑफेंस किया है किसी भी ऑफिसर ने, कौन सा ऑफिसर, ट्रांसफरर कंपनी का, यानी जो कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के अंदर अमालगमेट हो रही है। ओके, यानी ट्रांसफरर कंपनी की बात की जा रही है। प्रायर टू मर्जर, यानी मर्जर होने से पहले या फिर अमालगमेशन होने से पहले या फिर एक्विजिशन होने से पहले, शैल कंटिन्यू आफ्टर सच मर्जर, यानी जो भी लाइबिलिटी है, यानी जो भी पर्सन लाइबल है पहले से ही किसी ऑफेंस से रिलेटेड या फिर कोई फ्रॉड किया है उसने अंडर दिस एक्ट, देन ऐसा नहीं होगा कि आफ्टर मर्जर या फिर अमालगमेशन उसकी लाइबिलिटी ख़त्म कर दी जाए। ओके, ऐसा नहीं होगा, वो लाइबल रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा उसकी लाइबिलिटी का, वो तब भी लाइबल रहेगा आफ्टर अमालगमेशन या फिर मर्जर या फिर एक्विजिशन। ओके, तो ये था सिंपल सा सेक्शन, इतना ही है, छोटा सा सेक्शन है 240। नेक्स्ट इज सेक्शन 234 जो कि है मर्जर या फिर अमालगमेशन ऑफ कंपनी विथ फॉरेन कंपनी, यानी फॉरेन कंपनी के साथ अगर अमालगमेशन या फिर मर्जर होता है देन क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड अमालगमेशन। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स मतलब जो फॉरेन कंपनीज है, यानी बिटवीन इंडियन कंपनी एंड फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट जो है अमालगमेशन होता है या फिर मर्जर होता है, तो उसका कुछ प्रोसीजर्स दे रखे हैं कहाँ पे, रूल 25A में। ओके, यानी प्रेस्क्राइब कर रखे हैं कुछ प्रोसीजर्स रूल 25A में, तो वही हमें पढ़ना है। तो इस सिंपल सा चार्ट है, इसमें हमारा पूरा कवर हो जाएगा। तो फॉरेन कंपनी विथ इंडियन कंपनी, यानी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ अमालगमेशन होता है, देन क्या होगा, अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में मर्ज विद एन इंडियन कंपनी बट प्रायर अप्रूवल लेना होगा किसका, RBI का, एंड आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 to 232, अभी तक हमने पढ़े नहीं है बट हम पढ़ेंगे आगे। ओके, ऑफ द एक्ट एंड रिलेवेंट रूल्स भी। ओके, तो इन सब का ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, अमालगमेट करना है या फिर मर्जर करना है, और प्रायर अप्रूवल भी लेनी है किसकी, RBI की। ओके, तो इस पॉइंट में ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी विथ इंडियन कंपनी। ओके, यानी फॉरेन कंपनी मर्ज हो रही है विथ इंडियन कंपनी। Second is the scheme of merger may provide for the payment of consideration to the shareholders of a merging company as per the drawn scheme, यानी जो पेमेंट होगी शेयरहोल्डर्स की वो कैसे होगी, इधर कैश या फिर डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, जो आपने सुना होगा ADR GDR, यानी फॉरेन में कोई भी पर्सन अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो उसको क्या किसके थ्रू कर सकता है, वो GDR या फिर ADR, उसको क्या मिलेगा बदले में GDR, बट वो एज गुड एज शेयर्स ही होगा, बिकॉज क्या होगा, जो ADR GDR है वो कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और बदले में वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को एज
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट दे देंगे। ओके, तो उसके थ्रू अगर पेमेंट होता है तो वो, या फिर पार्टली कैश एंड पार्टली डिपॉजिटरी रिसीट भी हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो केस है वो इंडियन कंपनी विथ फॉरेन कंपनी। ओके, यानी इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है विथ फॉरेन कंपनी। तो अ कंपनी में मर्ज विद द फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन एनी jurisdiction specified by the central government in consultation with RBI and after complying with the provisions of section 230 to 232 and relevant rules। सेम चीज़ है, यानी इन कंसल्टेशन विथ RBI क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्पेसिफाइड jurisdiction है, और आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 to 232 एंड प्लस जो रिलेवेंट रूल्स हैं वो सब ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा सेक्शन था 234। तो ये 4 छोटे छोटे सेक्शंस थे जो पहले ही कवर कर दिए। अब हमारे बड़े बड़े ये सेक्शंस बचे हैं, बस वो कवर करना है। ओके।